कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन अकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में बताया था। सेंसरी ऑर्गन्स वाला ही चैप्टर अपना कंटिन्यू है, जिसमें नेत्र की आंतरिक संरचना के बारे में बता रहे थे और उसमें मैंने आपको लास्ट में बताया था जिसे कहा गया था आइरिस और ईयर मसल्स। कितने प्रकार की आई मसल्स कितने प्रकार की बताई थी? 6 प्रकार की, नॉट ईयर, आई मसल्स। ठीक है, आई ऑर्बिट में नेत्र गोलक को चारों तरफ घुमाने वाली पेशियों को हम क्या कह रहे होते हैं? आई मसल्स या नेत्र पेशियां कह रहे होते हैं। ठीक, आज का अपना टॉपिक है आई ग्लैंड्स, नेत्र ग्रंथियां। मनुष्य में नेत्र में पाई जाने वाली ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। एक मेबोमियन ग्लैंड्स, दूसरा मॉल्स ग्लैंड्स और तीसरा होती हैं लैक्राइमल ग्लैंड्स, या उनको हम टीयर्स ग्लैंड या अश्रुग्रंथियां भी कह देते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है वो मेबोमियन ग्लैंड होता है, मेबोमियन की ग्रंथियां। ठीक है, ये ग्रंथियां दोनों पलकों के किनारों पर स्थित होती हैं तथा इनके द्वारा ऑयली सीक्रेशन दिया जाता है, तेलीय पदार्थ को स्रावित किया जाता है, जो कॉर्निया को चिकना बनाए रखता है तथा जो आईलिड्स होते हैं या पलक होते हैं उन पलकों को उठाने एवं गिराने में किसी भी तरह का व्यवधान नहीं होता है। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो मेबोमियन ग्रंथियां होती हैं ये हमारी आंखों के दोनों पलकों के किनारों पर पाई जाती हैं तथा इनके द्वारा तेलीय पदार्थ को स्रावित किया जाता है, जो कॉर्निया या स्वच्छ मंडल को चिकना बनाए रखती हैं तथा साथ ही जो आईलिड या पलक होते हैं उनको गिराने के लिए या उठाने के लिए कोई व्यवधान नहीं होने देती। ठीक है, दूसरे टाइप की जो आई ग्लैंड है उनका नाम है मॉल्स की ग्रंथियां। इनको हम सीलियरी ग्लैंड भी कह रहे होते हैं। ये ग्रंथियां पसीने की ग्रंथियों के रूपांतरण से बनी होती हैं तथा पलकों के किनारों पर बरौनियों के समीप फॉलिकल में खुल जाती हैं। इसके पश्चात आती है लैक्राइमल ग्लैंड या अश्रुग्रंथियां। ये ग्रंथियां हमारी दोनों आंखों के ऊपरी पलकों के किनारों पर 3 की संख्या में होती हैं। इनके द्वारा नमकीन तरल स्रावित किया जाता है, जो कॉर्निया को नम तथा चिकना बनाए रखता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि यह हमारी आंखों की सफाई भी करता रहता है। ठीक है, इस प्रकार से हम आई ग्लैंड्स या नेत्र ग्रंथियों को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कितने टाइप्स की बताई? 3 प्रकार की। नंबर 1 मेबोमियन ग्रंथियां, नंबर 2 मॉल्स की ग्रंथियां और नंबर 3 लैक्राइमल या अश्रु ग्रंथियां, या हम चाहें तो उनको टीयर्स ग्रंथियां या टीयर्स ग्लैंड भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात आता है नेत्र की क्रिया विधि। इसको हम आई वर्किंग भी कह रहे होते हैं या वर्किंग ऑफ आईज भी कह देते हैं। नेत्र की क्रिया विधि को हम समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स या बिंदुओं को एक्सप्लेन करते हैं या उनकी व्याख्या करते हैं, जिसमें सबसे जो पहला पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम नाम दे रहे होते हैं
जिसे प्रकाश का संप्रेषण कहा जाता है। संप्रेषण का मतलब होता है प्रकाश का प्रवेश, प्रकाश का प्रेषित होना। इसमें हम सबसे पहले ये कह रहे होते हैं कि जो वस्तु से परावर्तित प्रकाश किरणें होती हैं वे पारदर्शी संरचनाओं से होकर आंख में प्रवेश करती हैं, यानी कि सबसे पहले कंजक्टिवा, जिसको हम श्लेष्मला कहते हैं, हम यदि पलक उठाएं तो जो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन है। इसके बाद दूसरा जो नाम आता है वो कॉर्निया का आता है, स्वच्छ मंडल। इसके पश्चात नेत्रोद, जिसको हम कह रहे होते हैं जलीय द्रव। इसके पश्चात लेंस, और लेंस के पश्चात आता है काचाभ द्रव, जिसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। इनसे होकर प्रकाश किरणें आंख में प्रवेश करती हैं और रेटिना पर प्रतिबिंबित हो जाती हैं या रेटिना पर प्रतिबिंब बना लेती हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है प्रकाश का संप्रेषण। अर्थात प्रकाश वस्तु से परावर्तित होकर के नेत्र में जब प्रवेश करेगा तो ये पारदर्शी वाले भाग से ही तो प्रवेश करेगा, जिसमें कॉर्निया आएगा, नेत्रोद आएगा, लेंस आएगा, काचाभ द्रव आएगा। ठीक है ना, और तब जाकर के वो किरणें या प्रकाश किरणें रेटिना के ऊपर फोकस होती हैं और रेटिना या दृष्टि पटल पर एक प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, इसके पश्चात आता है प्रतिबिंब का बनना। जब प्रकाश किरणें प्रवेश करती हैं नेत्र में या आंख में, उस समय जो हमारी कॉर्निया होती है, इसकी जो वक्रता है, इसका जो कर्वेचर है, कैसी होती है, ये वक्राकार होती है। इस कर्वेचर या वक्राकार के कारण जो किरणें होती हैं वो मुड़ जाती हैं और लेंस उन प्रकाश किरणों को और अधिक मोड़ देता है। इस कारण से वह प्रकाश किरण रेटिना या दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बना लेती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो कॉर्निया की वक्रता होती है वह कॉर्निया की वक्रता से किरणें कुछ हद तक मुड़ जाती हैं और लेंस उन्हें ज्यादा मोड़ देता है, जिससे एक प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। ठीक है, इसके पश्चात आता है रेटिना का स्वरूप। रेटिना का स्वरूप आपको पता है कैसा होता है, ये संवेदी होता है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब के स्वरूप की हम बात कर रहे होते हैं, जिसे बोला जाता है प्रतिबिंब का स्वरूप। प्रतिबिंब के स्वरूप का मतलब होता है कि जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है, साथ ही हम कह सकते हैं वास्तविक होता है और उल्टा होता है। अर्थात रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ये वास्तव में कैसा बनता है, उल्टा। वस्तु से कैसा होता है, छोटा, और कैसा होता है, वास्तविक। लेकिन आपने देखा है हमें दिखाई कैसा देता है, सीधा। सीधा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उल्टे प्रतिबिंब की संवेदना को दृक तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचाया जाता है और मस्तिष्क का जो क्याज्मेटा वाला भाग है या क्याज्मा वाला भाग होता है, जिसके ऊपर हाइपोथैलेमस ग्रंथि लटकी होती है और नीचे की तरफ पीयूष ग्रंथि होती है, वह जो भाग होता है वह भाग प्रतिबिंब को सीधा कर देता है। इसलिए हमें दिखाई कैसा देता है, सीधा। जबकि प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा बना, उल्टा। इसलिए जब भी प्रतिबिंब के स्वरूप की बात आती है या नेचर ऑफ इमेजिंग की बात आती है, तो नेचर ऑफ इमेज की बात आती है, तो हम कह रहे होते हैं यह वस्तु से छोटा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा बनता है। ठीक है, इसके पश्चात आता है तंत्रिका आवेग का बनना
और उसका संप्रेषण। इसमें हम कह रहे होते हैं कि जो प्रकाश ऊर्जा होती है वह प्रकाश ऊर्जा संवेदी कोशिकाओं को, संवेदी कोशिकाओं का मतलब होता है रॉड्स और कॉन्स। हमारे नेत्र में जो रेटिना है, रेटिना को बनाने वाली कोशिकाएं संवेदी कोशिकाएं कहलाती हैं, जो क्या कहला रही होती हैं, शलाका और शंकु। अर्थात जो प्रकाश ऊर्जा होती है वह संवेदी कोशिकाओं जैसे शलाकाओं तथा शंकुओं में परिवर्तन कर देती है और इस परिवर्तन से आवेग उत्पन्न होते हैं। इन आवेग को हम तंत्रिका आवेग या नर्व इम्पल्स कह देते हैं। ये तंत्रिका आवेग दृक तंत्रिका में से होते हुए या दृक तंत्रिका में से चलते हुए मस्तिष्क में या ब्रेन में पहुंच जाते हैं, जहां पर प्रतिबिंब की जो संवेदना है उसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है। समझ में आ गया? अर्थात तंत्रिकीय आवेग का बनना और उसका संप्रेषण, संचरण। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रकाश की किरणें हमारे नेत्र में प्रवेश करती है या जो प्रकाश प्रवेश कर रहा होता है, ये प्रकाश ऊर्जा हमारे नेत्र में पाई जाने वाली संवेदी कोशिकाओं जैसे रॉड्स और कॉन्स को रासायनिक रूप से उसमें परिवर्तन ला देती हैं और उस परिवर्तन के कारण आवेग उत्पन्न हो जाते हैं और उन आवेग को हम तंत्रिकीय आवेग कह देते हैं, जो दृक तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क में संप्रेषित हो जाते हैं या मस्तिष्क में संचारित हो जाते हैं। इसी को हम कह रहे होते हैं तंत्रिकीय आवेग का बनना और उसका संप्रेषण। ठीक है। इसके पश्चात आता है अनुभूति। अनुभूति का मतलब होता है कि जो हमारा मस्तिष्क होता है ये अनेकों प्रकार से प्रतिबिंब की जानकारी या उसका अर्थ निकालना, ये सारी क्रियाएं करता रहता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है ये प्रतिबिंब को अनेक प्रकार से समझता है और उसका अर्थ निकालता है। ठीक है, समझता है और उसका अर्थ निकालता है। इस कारण से जो वस्तु होती है वो तो हमें सीधी दिखाई दे रही होती है, लेकिन जबकि जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर वो कैसा होता है, उल्टा होता है। तो ये अनुभूति है ना, रियलाइजिंग है। अर्थात हमारा जो मस्तिष्क है वो अनेक प्रकार से प्रतिबिंब को समझता है, उसका अर्थ निकालता है और जैसे कि वह वस्तु को सीधा देखता है, लेकिन रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। इसके पश्चात आता है फोकसिंग या सम्मंजन। इसका मतलब ये होता है कि रेटिना पर प्रकाश किरणों का फोकस होना, या हम ये कह सकते हैं रेटिना पर प्रतिबिंब के फोकस किए जाने को सम्मंजन या फोकसन कह देते हैं। क्या बोलेंगे? रेटिना पर प्रतिबिंब के फोकस किए जाने को ही सम्मंजन या फिर इसको क्या कहा जा रहा होता है, फोकसन कहा जा रहा होता है, या इसी को हम अंग्रेजी में फोकसिंग कह देते हैं। फोकस करने का अर्थ होता है कि जो प्रत्यास्थ लेंस होता है या जो लचीला लेंस होता है उसकी वक्रता में परिवर्तन लाना, उसके आकार में परिवर्तन लाना क्या कहला रहा होता है, सम्मंजन, या क्या कह रहे होते हैं इसी को, फोकसन, या अंग्रेजी में इसी को क्या कह दिया जाता है, फोकसिंग। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अर्थात जो नेत्र में
प्रतिबिंब का अकोमोडेशन होता है, उस अकोमोडेशन को ही हम क्या कह रहे होते हैं, समंजन, या उसी को क्या कह रहे होते हैं, फोकसन, या उसी को क्या कहा जा रहा होता है, फोकसिंग। ठीक है। इसके पश्चात आता है दूरदृष्टि के लिए। देखिए दूरदृष्टि के लिए जो लेंस होता है ये चपटा होता है या पतला होता है। कैसा होता है, चपटा होता है या पतला होता है। चपटा होगा या पतला होगा तो उस समय उस लेंस की आकृति लगभग अवतल जैसी हो जाती है। इस कारण से दूर की वस्तु इजीली दिखाई देती है। तो हम ये कह रहे होते हैं कि दूरदृष्टि के लिए जो लेंस होता है वो चपटा या कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि यह लेंस की सामान्य स्थिति होती है जिसे सस्पेंसरी लिगामेंट्स या निलंबक स्नायु क्या करते हैं, तनी हुई अवस्था में रखते हैं, तान करके रखते हैं। क्योंकि लेंस दोनों तरफ निलंबक स्नायु के द्वारा सीलियरी बॉडी से जुड़ा रहता है और निलंबक स्नायु जब तने हुए होंगे तो लेंस कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं निकट दृष्टि के लिए। निकट दृष्टि में हम बोल रहे होते हैं कि जो पश्चाभ पेशियां होती हैं, सीलियरी बॉडी में जो पश्चाभ पेशियां होती हैं वो वर्तुलाकार होती हैं और वर्तुलाकार पेशियां क्या करती हैं, जो नेत्र गोलक होता है संकुचित होकर उसकी परिधि या उसका जो एरिया है उसको कम कर देती हैं। और जब लेंस की परिधि कम हो जाएगी तो इससे जो निलंबक स्नायु होते हैं उन पर खिंचाव कम हो जाता है और लेंस अपनी प्रत्यास्थता के कारण और अधिक गोल हो जाता है या मोटा हो जाता है। और अधिक गोल हो जाएगा इसका मतलब कैसा हो जाएगा, वह उत्तल हो जाएगा, उत्तलता उसकी ज़्यादा होगी और उत्तलता अगर ज़्यादा रहेगी तो उसे अधिकतर कहाँ का दिखाई देगा, पास का दिखाई दे रहा होता है। इसलिए हम कह रहे होते हैं कि दूरदृष्टि के लिए जो लेंस होता है वो पतला या चपटा होता है। यह एक सामान्य स्थिति होती है। इसमें निलंबक स्नायु उसको तना हुआ करके रखते हैं और निकट दृष्टि के लिए जो पश्चावी पेशियां हैं जो वर्तुलाकार होती हैं वो पेशियां संकुचित होकर नेत्र गोलक की परिधि या आकार को कम कर देती हैं। इस कारण से जो निलंबक स्नायु होते हैं उन पर खिंचाव कम हो जाता है। खिंचाव जब कम होगा तो लेंस प्रत्यास्था के कारण और अधिक गोल हो जाता है या हम कह सकते हैं और अधिक मोटा हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके पश्चात द्विनेत्री दृष्टि। द्विनेत्री दृष्टि का मतलब क्या होता है, द्विनेत्री का मतलब होता है जिसे हम बाइनोकुलर विजन कहते हैं। एक होता है मोनोनोकुलर विजन, एक नेत्री दृष्टि, और एक होता है बाइनोकुलर विजन, द्विनेत्री दृष्टि। द्विनेत्री दृष्टि का मतलब होता है जिसमें दोनों नेत्र एक ही ऑब्जेक्ट पर सेंट्रलाइज हों। जैसे मनुष्य है या मनुष्य के अतिरिक्त और भी अन्य प्राइमेट्स स्तनधारी प्राणी होते हैं जिनमें दोनों आंखें सामने होती हैं, फ्रंटल होती हैं। अधिकतर जो मांसाहारी स्तनधारी होते हैं उनमें भी फ्रंटल होती हैं, जिसमें आप शेर की बात कर सकते हो, बाघ की बात कर सकते हो, तेंदुआ की बात कर सकते हो। ठीक है ना। लेकिन जो दोनों आंखें फ्रंटल रीजन में होती हैं, सामने होती हैं, उनकी जो दृष्टि होती है, विजन होता है, वो द्विनेत्री दृष्टि होती है। अर्थात दोनों ही नेत्रों में एक समान प्रतिबिंब बनता है, अर्थात दोनों ही नेत्र एक ही ऑब्जेक्ट पर सेंट्रलाइज होते हैं। इसे हम द्विनेत्री दृष्टि कह देते हैं। लेकिन जिन जंतुओं में नेत्र लैटरल होते हैं, पार्श्व सतह पर होते हैं,
जिसमें हम मेंढक का नाम ले सकते हैं। अन्य बहुत सारे प्राणी होते हैं जिनमें नेत्र कैसे होते हैं, लेटरल साइड पर होते हैं, पार्श्व भाग में होते हैं। जैसे ये अपने कान है, दोनों पार्श्व में है, तो पार्श्व में जिनके नेत्र होते हैं वो या आईज होती हैं, उनमें जो दृष्टि होती है वो मोनोनॉकुलर होती है, एक नेत्रीय दृष्टि होती है। अर्थात उन दोनों आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का वो अलग अलग बन सकता है। अर्थात ऐसे प्राणियों की इधर अगर एक कोई और ऑब्जेक्ट है, इधर कोई और ऑब्जेक्ट है, तो दोनों नेत्रों में अलग अलग ऑब्जेक्ट की इमेज या प्रतिबिंब बन जाता है। तब ऐसे जंतुओं में हम दृष्टि कैसी बता रहे होते हैं, एक नेत्रीय दृष्टि या मोनोनॉकुलर विजन। जबकि मनुष्य तथा अन्य प्राइमेट्स स्तन प्राणियों में जो दृष्टि होती है, विजन होता है, वो बाइनॉकुलर विजन होता है, द्विनेत्रीय दृष्टि होती है, जिसमें हम मनुष्य का नाम दे सकते हैं, बंदर का नाम दे सकते हैं, लंगूर का नाम दे सकते हैं, चिंपांजी का नाम दे सकते हैं, गौरिल्ला का नाम दे सकते हैं, औरंगुटान का नाम दे सकते हैं। ये सारे जो मैमल्स हैं, ये प्राइमेट्स जो टॉप ऑर्डर होता है, सबसे अधिक विकसित ऑर्डर होता है, उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो बाइनॉकुलर विजन किसमें है, प्राइमेट्स मैमल्स में, जिसमें आप सबके एग्जाम्पल अगर भूल जाते हो तो मनुष्य को याद रख सकते हो। ठीक है, अब देखिए बात आती है संबंधन या फोक्सन की, तो आप ये कह सकते हो कि कोई भी मनुष्य चाहे दौड़ रहा है, चाहे धीमी गति से गति कर रहा होता है, चाहे इधर उधर देख रहा होता है, चाहे वो खेल रहा होता है, लेकिन हर समय आँखों में जो प्रतिबिंब बनता है उसमें फोकसिंग होती रहती है, या आँखों में सतत रूप से संबंधन की क्रिया या फोकसन की क्रिया होती रहती है। ठीक है, अब देखिए इसके पश्चात आता है दृष्टि की जैव रासायनिकी। इसको हम कह रहे होते हैं बायोकेमिस्ट्री ऑफ विजन, दृष्टि की जैव रासायनिकी। इसमें देखिए होता क्या है, जो मानव का शरीर होता है, उस मानव के शरीर में दृष्टि ज्ञान हेतु, या यहाँ पर हम कह सकते हैं दृष्टि ज्ञान की जैव रासायनिकी या दृष्टि की भी जैव रासायनिकी। मानव शरीर में दृष्टि ज्ञान हेतु शलाकाओं एवं शंकुओं में जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसे हम दृष्टि या दृष्टि ज्ञान की जैव रासायनिकी कह रहे होते हैं। आँखों में पाई जाने वाली जो शलाकाएं होती हैं उनमें रोडोप्सिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, और ये जो रोडोप्सिन नामक पिगमेंट होता है ये दृक बैंगनी होता है, विजुअल पर्पल होता है, जो प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदी होता है। अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में इसमें परिवर्तन होता है, और ये क्या करता है, ल्यू एक पदार्थ होता है जिसे ल्यूमिरोडॉप्सिन कह रहे होते हैं, उसमें ये रोडोप्सिन परिवर्तित हो जाता है, और जो ल्यूमिरोडॉप्सिन होता है ये मेटा रोडोप्सिन में परिवर्तित हो जाता है, और जो मेटा रोडोप्सिन होता है ये अंधकार में वापस किस में चेंज हो जाता है, रोडोप्सिन में। और रोडोप्सिन क्या होता है, अंधकार में रेटिनिन और स्कोटॉप्सिन नामक प्रोटीन में टूट जाता है। इस कारण से ये जो रोडोप्सिन है डिग्रेड हो जाता है, और हम ये मान सकते हैं कि जो रेटिनिन है, ये रेटिनिन वास्तव में क्या होता है, ये विटामिन ए का वित्तोपन माना जा सकता है। अगर रेटिनिन होगा तो विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होगी, अर्थात हम कह सकते हैं कि स्वस्थ आँखों के लिए विटामिन ए बहुत आवश्यक होता है। यदि कम प्रकाश होगा तो कम प्रकाश में हमें रॉड्स आसानी से देखने के लिए जिम्मेदार करती हैं, लेकिन अगर रेटिनिन की कमी है
तो अंधकार में रॉडॉप्सिन का निर्माण नहीं होता है। इस कारण से क्या होगा, कम प्रकाश में हमें दिखाई नहीं देगा और इस तरह के रोग को हम क्या कह रहे होते हैं, रतौंधी कह देते हैं या फिर नाइट ब्लाइंडनेस कह देते हैं। ठीक है। दूसरा जो हमारी आंखों में पाई जाने वाली शंकु होती हैं उनमें एक आयोडोप्सिन नामक पिगमेंट पाया जाता है और ये जो आयोडोप्सिन नामक पिगमेंट होता है, इस पिगमेंट की विशेषता होती है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के रंग का विभेदन करना और विभिन्न प्रकार के रंगों के विभेदन के लिए अलग अलग प्रकार की कॉन्स वहाँ पर पाई जाती हैं। जैसे लाल रंग के लिए एरिथ्रोलैब, नीले रंग के लिए साइनोलैब और हरे रंग के लिए क्लोरोलैब जैसे पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा, फिर आप एक बार इसको समझ सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं मानव शरीर में दृष्टि ज्ञान हेतु शलाकाओं एवं शंकुओं में जैव रासायनिक परिवर्तन होता है। रेटिना की शलाकाओं में रॉडॉप्सिन उपस्थित रहता है। यह अत्यधिक प्रकाश संवेदी होता है, इसे दृक बैंगनी कहते हैं। यह प्रकाश की उपस्थिति में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात यह टूटकर ल्यूमिरोडॉप्सिन बनाता है और ल्यूमिरोडॉप्सिन बाद में मेटारोडॉप्सिन में बदल जाता है, जो कि अंत में एक प्रोटीन स्कोटॉप्सिन और रेटिनिन में बदल जाता है। अगर आप डायरेक्ट कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि प्रकाश में जो रोडॉप्सिन होता है वह स्कोटॉप्सिन तथा रेटिनिन में बदल जाता है। अंधकार में यह पुनः स्कोटॉप्सिन और रेटिनिन से रोडॉप्सिन बन जाती है। रेटिनिन विटामिन ए का व्युत्पन्न होता है, अतः स्वस्थ आंखों के लिए विटामिन ए अत्यधिक आवश्यक होती है। विटामिन ए की कमी से रॉडॉप्सिन का निर्माण नहीं हो पाता, इससे कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार का डिसऑर्डर कॉल्ड एज नाइट ब्लाइंडनेस। शंकुओं में एक और प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसको आयोडोप्सिन कहते हैं। यह किसी भी वस्तु के रंग का भेद कर सकता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक रंग जो नीला, हरा और लाल होता है, इसकी पहचान के लिए अलग अलग प्रकार के शंकु पाए जाते हैं। लाल रंग के लिए एरिथ्रोलैब, हरे रंग के लिए क्लोरोलैब और नीले रंग के लिए साइनोलैब जैसे पिगमेंट हमारे शंकुओं में पाए जाते हैं या कॉन्स में पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसको एक बार फिर देख लीजिए। सबसे पहले मैंने बताया था नेत्र ग्रंथियां। मैंने कहा था नेत्र में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला नाम लिया था मीबोमियन ग्रंथियां। ये ग्रंथियां दोनों पलकों के किनारों पर पाई जाती हैं तथा तेलीय पदार्थ निकालती हैं, जिससे कॉर्निया चिकनी बनी रहती है और पलक को उठाने एवं गिराने में किसी तरह का कोई अवरोध नहीं होता है। ठीक है। इसके पश्चात आता है मौल की ग्रंथियां। इन्हें सीलियरी ग्रंथियां भी कहते हैं। ये पसीने की ग्रंथि से रूपांतरित होकर पलकों के किनारों पर बरौनियों के पास फॉलिकल में खुल जाती हैं। इसके बाद आती है लैक्राइमल या अश्रु ग्रंथियां। दोनों आंखों की ऊपरी पलक के किनारे पर 3 अश्रु ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। इनसे साल्टी द्रव या नमकीन द्रव स्रावित होता है, जो पलकों एवं कॉर्निया को नम रखता है तथा ये आंखों को सैनिटाइज करता रहता है, आंखों की सफाई करता रहता है। ठीक है। इसके पश्चात आता है नेत्र की क्रिया विधि। नेत्र की क्रिया विधि को निम्नानुसार समझ सकते हैं। नंबर फर्स्ट, प्रकाश का संप्रेषण।
इसमें मैंने बताया था वस्तु से परावर्तित प्रकाश किरणें पारदर्शी संरचनाओं में से होकर आंख में प्रवेश करती हैं, यानी कि नेत्र श्लेष्मला, स्वच्छ मंडल जिसको कॉर्निया कहते हैं, नेत्रोद जो जलीय तरल होता है, लेंस तथा काचाभ तरल से होकर ये गुजरती है। इसके पश्चात आता है प्रतिबिंब का बनना। मैंने आपको बताया था कॉर्निया की जो वक्रता है इससे किरणें कुछ हद तक मुड़ जाती हैं, लेंस उन्हें ज्यादा मोड़ देते हैं, जिससे एक प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर बन जाता है। इसके पश्चात आता है प्रतिबिंब का स्वरूप। प्रतिबिंब वास्तविक होता है, वस्तु से छोटा होता है तथा उल्टा बनता है। ठीक है। इसके पश्चात तंत्रिका आवेग का बनना और उसका संप्रेषण। प्रकाश ऊर्जा संवेदी कोशिकाओं जिसमें रॉड्स और कॉन्स होती हैं रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न कर देती है। इन परिवर्तनों से तंत्रिका आवेग बनते हैं जो दृक तंत्रिका या ऑप्टिक नर्व से होते हुए मस्तिष्क में पहुंचते हैं। इसके बाद आता है अनुभूति। हमारा जो मस्तिष्क है ये प्रतिबिंब को अनेक प्रकार से समझता और उसका अर्थ निकालता है, जैसे कि वह वस्तु को सीधा देखता है। हालांकि रेटिना पर प्रतिबिंब या रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। इसके पश्चात आता है फोकसन। रेटिना पर प्रतिबिंब के फोकस किए जाने को संबंधन या फोकसन कहते हैं। फोकस करने का अर्थ होता है प्रत्यास्थ लेंस की वक्रता में परिवर्तन लाना। या तो लेंस चपटा हो जाएगा या लेंस गोलाकार हो जाएगा, इसको हम कह रहे होते हैं वक्रता में परिवर्तन। इसके बाद दूरदृष्टि के लिए लेंस अधिक चपटा अथवा पतला हो जाता है। यह लेंस की सामान्य स्थिति होती है जिसे निलंबक स्नायु द्वारा तान कर रखा जाता है या खींच कर रखा जाता है, इसलिए वो कैसा हो जाता है, लेंस चपटा। जबकि निकट दृष्टि के लिए पक्षमाभ पेशियां जो वर्तुलाकार होती हैं संकुचित होकर नेत्र गोलक की परिधि को कम कर देती है। आकार कैसा कर देती है, कम। इस कारण से जो निलंबक स्नायु हैं इन पर खिंचाव कम हो जाता है, और खिंचाव जब कम हो जाएगा तो लेंस अपनी प्रत्यास्थता के कारण अधिक गोल या मोटा हो जाता है, मीन्स उत्तल हो जाता है। ठीक है। इसके बाद द्विनेत्री दृष्टि। मैंने आपको बताया था द्विनेत्री दृष्टि मनुष्य तथा अन्य प्राइमेट स्तनी प्राणियों में नेत्र सामने की तरफ स्थित होते हैं। इस कारण दोनों ही नेत्रों में एक समान प्रतिबिंब बनता है, जिसे द्विनेत्री दृष्टि कह देते हैं। एक नेत्री दृष्टि में क्या होगा, दोनों नेत्रों में अलग अलग प्रतिबिंब बनेगा, और वो नेत्र कैसे होते हैं, पार्श्व होते हैं, लैटरल होते हैं। दृष्टि की जैव रासायनिकी। मानव शरीर में दृष्टि ज्ञान हेतु शलाकाओं एवं शंकुओं में जैव रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं। रेटिना की शलाकाओं में रोडोप्सिन नामक वर्णक उपस्थित रहता है। यह अत्यधिक प्रकाश में संवेदी या अत्यधिक प्रकाश संवेदी होता है। इसे विजुअल पर्पल या दृक बैंगनी कहते हैं। यह प्रकाश की उपस्थिति में परिवर्तित हो जाता है और टूट जाता है किसमें, ल्यूमिरोडॉप्सिन में। ल्यूमिरोडॉप्सिन बाद में मेटारोडॉप्सिन में बदल जाता है, जो कि अंत में एक प्रोटीन स्कोटॉप्सिन और किस में बदल जाता है, रेटिनिन में। तो आप ये बीच वाला छोड़ के डायरेक्ट भी बता सकते हो, स्कोटॉप्सिन और रेटिनिन। ठीक है। अंधकार में ये पुनः स्कोटॉप्सिन और रेटिनिन क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और फिर वापस क्या बन जाता है, रोडोप्सिन। ठीक है। और रेटिनिन के लिए विटामिन ए का आवश्यक है होना, अतः स्वस्थ आंखों के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है। विटामिन ए की कमी से रोडोप्सिन का निर्माण नहीं हो पाता, इससे कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। इस रोग को रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कह देते हैं। शंकुओं में एक और रंगीन पदार्थ आयोडोप्सिन भी पाया जाता है, और ये किसी भी वस्तु के रंग भेद को करवा रहा होता है, रंगों में
क्या नाम है, डिफरेंशिएशन करवा रहा होता है। प्राथमिक रंग लाल, हरा या नीले रंग के भेद के लिए अलग अलग प्रकार के शंकु पाए जाते हैं, जैसे लाल रंग के लिए इरिथ्रोलैब, हरे रंग के लिए क्लोरोलैब तथा नीले रंग के लिए साइनोलैब रंगाखड़ पाए जाते हैं या रंगा शंकु पाए जाते हैं। ठीक है, ओके।